Hello everyone and welcome to Arpitna Sharma classes. My name is Apala and I am your educator of modern history. आज की क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ और हम लोग स्टार्ट करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, जिसका नाम है टॉपिक का नाम है स्ट्रगल फॉर स्वराज 1919 से लेके 1927 के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, अब चाहे वो रॉलेट एक्ट हो या नॉन कॉपरेशन हो या आपका चौरी चौरा हो, ठीक है, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाला हैं। बट उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, यू नो व्हाट, अन अकेडमी, यस, अन अकेडमी जो है आपके लिए लेकर आया है न्यू बैचेस फ्रॉम 22 of September 2021 and at an academy you'll get 1 year batch for UPSC CSE 2022 attempt. ठीक है, an academy schedules your classes and makes a disciplined timetable to follow starting on 22 September till your mains 22 examination. ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, दिस विल कवर the entire syllabus as well as revision also. ठीक है, similarly an academy starts a new batch for the year for actually 2022 मेंस के लिए भी 22 सितंबर से इसमें आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर होगा। और हाँ, 2023 एस्पिरेंट्स के लिए भी जो है न्यू बैचेस वो स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर से। एंड इन सब के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो है स्पेशल फीचर है, दैट इज अ रेज योर हैंड फीचर। इसमें क्या है, सपोज यू हैव अ डाउट इन द ऑनगोइंग क्लास, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट ऑन द स्पॉट यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट। ठीक है, तो ये चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो लॉन्च 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एट अनअकैडमी प्लस फॉर helping you choose, complete and revise your selected optional subject in time. अब इन सब के लिए आपको क्या करना है, मेक श्योर दैट यू यूज द कोड अर्पिता 10, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बाकी जो डिटेल्स है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे रॉलेट एक्ट की। तो देखो, जो रॉलेट एक्ट है ना, बहुत ही खतरनाक सा एक्ट है। ये कब हुआ था, एक बार इसको देख लेते हैं कि 1919 में आपका रॉलेट एक्ट जो है वो लाया गया था। ठीक है, अब इसको क्या था ना, इसके जो कनेक्शन है वो है आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। सिंस वी नो दैट कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो आपका स्टार्ट हुआ था जुलाई 1914 के अंदर। ठीक है, तो बात क्या हुआ कि जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो जो ब्रिटिश इंडिया थी वो ये नहीं चाहती थी कि इंडियंस के ऊपर वो ज्यादा ध्यान दें। वो चाहते थे कि उनका पूरा ध्यान जो था वो वर्ल्ड वॉर के ऊपर रहे और इंडिया में कोई एक्टिविटी ना हो, इसलिए ये एक्ट लेके आया गया था। और बोला गया था कि ये जो एक्ट है ये आपका जो है, जब आपका वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा उसके 6 महीने बाद जाके ये एक्ट जो है ये वापस लिया जाएगा। ठीक है, इस एक्ट को हम लोग जो है क्या करते हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कनेक्शन के साथ देखते हैं। ठीक है, इस एक्ट को बेसिकली क्रिएट किया गया था कि इंडिया में जो एक्चुअली ये ना एक तरह का इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ था। ओके, ये क्या था, ये आपका इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ था। ठीक है, जो कि आपके जो वर्ल्ड वॉर के अंदर एक्टिविटीज हो रही है इंडिया में वो ना हो और इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करे और सपोर्ट करे ब्रिटिशर्स का, ताकि वो क्या कर सके, वर्ल्ड वॉर को जीत सके। तो बात क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिशर्स ने जो है एक कमेटी को सेटअप किया जो कि आपके सिडनी रॉलेट के नेतृत्व के अंदर थी। ओके, इस कमेटी ने क्या बोला कि जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 है, जिसको हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर के टाइम लॉन्च किया था, इसको आप इनडेफिनिट के लिए, ओके, इनडेफिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दीजिए। तो इसी जो आपका ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का एक्सटेंशन था इनडेफिनिट टाइम के लिए, इसी को बोला जाता है रॉलेट एक्ट। ठीक है, बट ऑफिशियली इसका नाम क्या था, ऑफिशियली इसका नाम था अनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। ओके, तो बेसिकली हुआ क्या, इस एक्ट के थ्रू ये बोला गया था किसी को भी हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट सर्च वारंट, इम्प्रिजन कर सकते हैं 2 साल के लिए। स्पेशल कोड बनाया गया था, अगर आप उसमें गिल्टी पाते हैं तो आप जो है फर्दर अपील नहीं कर सकते हैं। और कोई भी पीसफुल गैदरिंग नहीं अलाउ है, आप चाहे वो धार्मिक क्यों ना हो। लोग बहुत ज्यादा नाराज थे इस एक्ट से और जो मेंबर्स थे
लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्होंने इसके अगेंस्ट रिजाइन भी कर दिया। ओके, इतना ज्यादा इससे नाराज थे। और आपको पता होगा ये जो आपका रॉलेट एक्ट आया था, उस टाइम टेन्योर चल रहा था लॉर्ड क्लेमेंट्स फोर्ड का। ठीक है, तो अब पता है क्या, जो रॉलेट एक्ट है इसके तार जुड़े हुए हैं जलियांवाला बाग से। सिंस आप देख सकते हो कि इसमें जो है बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए गए थे, तो इसी लॉज को लेके दो लीडर थे अमृतसर के, एक्चुअली पंजाब के, उनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, ये लोगों को क्या किया गया, पंजाब में अमृतसर में अरेस्ट किया गया और फिर इनको 9 अप्रैल के अंदर जो है इनको, जस्ट सेकंड, 9 अप्रैल के अंदर इनको डिपोर्ट किया गया। ठीक है, इस चीज से लोग क्या थे, बड़े ही नाराज हो गए। इस चीज से लोग क्या हो गए, बहुत ही नाराज हो गए। इसके बाद क्या क्या किया लोगों ने, एक्चुअली बैसाखी का दिन भी था 13 अप्रैल को, तो लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। जलियांवाला बाग एक था, वहां पे काफी मात्रा में लोग जो है वहां पे जमा हुए। वहां पे मेला भी चल रहा था, वुमेन थी, चिल्ड्रन थे, ओल्ड एज लोग थे, बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर ध्यान रखिएगा, जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को, तो उसके विरोध में लोगों ने ब्रिटिश के झंडे जलाए, उनकी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया, और इसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ जो है वो लग गया था। ठीक है, तो जब लोग जलियांवाला बाग में गैदर हुए, तो जो वहाँ का जनरल था, जनरल डायर, इसको लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, हम क्या करते हैं, लाओ इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो होता क्या है कि वो अपने ट्रूप्स को ये ऑर्डर देता है कि आप क्या करो, तुम जलियांवाला बाग में ओपन फायर कर दो। जो लोग थे वहां पे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, वो लोग इनोसेंट थे। और फाइनली होता क्या है, होता ये है कि बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए, वहां पे एक वेल होता है, उसमें कूद जाते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये जो चीज आप देख रहे हो, बहुत ही हीनियस क्राइम था, बिकॉज आपने एक ऐसे लोगों के ऊपर चलाया है हथियार, उनके ऊपर गोलीबारी की है, जो इनोसेंट थे, जो तो वहां पे मेले के लिए आए थे, रिलीजियस फेस्टिवल मनाने आए थे। तो इस जब ये जलियांवाला बाग हुआ था, इसके विरोध में, इससे दुखी होके रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो उनको टाइटल मिला था नाइटहुड का, वो उन्होंने जो है मतलब वापस कर दिया था। ठीक है, उसके बाद खैर बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, जलियांवाला बाग को। तो ध्यान रखिएगा, जब जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, रॉलेट एक्ट के बाद। और पता है क्या, और उसके बाद 1922 में 3 साल बाद जो है आपकी जलियांवाला बाग की वजह से जो आपका हुआ था रॉलेट एक्ट, इसकी वजह से ये सब हुआ था। तो इस रॉलेट एक्ट को 1922 में वापस मतलब जो है वापस ले लिया गया था। और इसको वापस लेने का श्रेय जाता है लॉर्ड लॉर्ड रीडिंग को। ठीक है, उन्होंने इसको वापस ले लिया था। और 3 साल के बाद रिकमेंडेशन आई थी, जिस कमेटी का नाम था रिप्रेसिव लॉस कमेटी रिपोर्ट, इनकी रिकमेंडेशन पे ये एक्ट को वापस लिया गया था। एंड लेने वाले कौन थे, लॉर्ड रीडिंग थे। ठीक है, दिस वाज अबाउट जलियांवाला बाग। अब आते हैं मॉन्टेगो क्लेम्सोम रिफॉर्म्स पे। तो देखिए, मॉन्टेगो क्लेम्सोम रिफॉर्म भी कुछ मतलब ऐसा रिफॉर्म था जिसको कि जो कांग्रेस है बहुत ही मतलब निगाहों से देख रही थी, स्ट्रॉन्ग निगाहों से, क्योंकि बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी वो मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। अब यहाँ पे जो मॉन्टेगो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम है, और जो क्लेम्सफोर्ड है वो जो है नाम है उनके वाइस रॉय का। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के भी नाम से बुलाया जाता है। और इसमें स्पेशल क्या था, इसमें ना प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज डुअल गवर्नमेंट, जहाँ पे बोला गया था कि एक सेंट्रल सब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर जो है जो आपका जो सेंट्रल है वो बनाएगा रूल्स वगैरह, और दूसरा होगा प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था रिजर्व सब्जेक्ट और एक था ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट। तो इसी की वजह से ना इसको बोला जाता है कि डायरकी। ओके, सो बेसिकली इसमें एक चीज और थी कि आप जान रहे होंगे,
यहाँ पे जो है ये बोला गया था कि जो आपको हम लोग जो है मतलब ब्रिटिशर्स ने बोला हम लोग आपको पावर देंगे, बट एट द सेम टाइम इंडिया जो होगा वो ब्रिटिश एम्पायर का इंटीग्रल पार्ट होगा। मतलब ये वो लोग मतलब इंडिया को पूर्ण स्वराज नहीं दे रहे थे, ठीक है। खैर यहाँ पे तो उस टाइम ये बात भी नहीं आई थी। और एक चीज और इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसमें ना प्रियम्बल का यूज किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रियम्बल का यूज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको मॉन्टेगो क्लेमसोन रिफॉर्म भी कहते हैं। और उसमें लिखा हुआ था, एक बात मैं बताती हूँ कि प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको देंगे, बट इंडिया जो है वो एट द सेम टाइम इंटीग्रल पार्ट रहेगा ब्रिटिश एम्पायर का। खैर इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ये रखना है कि डायरकी जो है 1919 में इंट्रोड्यूस की गई थी थ्रू मॉन्टेगो क्लेमसोन रिफॉर्म, ठीक है। अब आते हैं खिलाफत मूवमेंट पे। तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गांधी जी ने इस मूवमेंट का यूज करके बहुत ही ज्यादा जो है मतलब कि मूवमेंट्स को स्टार्ट किया था, और ये बोला था कि ये एक अच्छा अवसर है, अगर हम लोग एक साथ आ जाते हैं तो हम लोग जो है अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो होता क्या है, बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ही। आपको पता है मैंने बताया बताया है कि जुलाई 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो आपको पता होगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर के बीच में हो रहा था, ठीक है। इसमें एलाइड पावर्स की वजह की तरफ से कौन कौन था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, जापान, रशिया और इटली था। और सेंट्रल पावर जिनको एक्सिस पावर भी कहते हैं उनकी तरफ से थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गेरिया और ऑटोमन एम्पायर। आप जानते होंगे कि इसमें जीत हुई थी अलाइड पावर्स की। तो जब जीत हो गई तो ऑटोमन एम्पायर उस टाइम बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। तो जो लोग जीत गए थे ना अलाइड वाले, तो ये लोग क्या कर रहे थे, हारे हुए देश के साथ ट्रीटी साइन कर रहे थे। खैर ये तो नॉर्मल सी बात है ट्रीटी साइन करना। तो इन्होंने जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन की थी 1918 में, जब वॉर जो हैंड हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब नंबर आता था ऑटोमन एम्पायर का। तो ऑटोमन एम्पायर के साथ भी जो है ये लोग ट्रीटी साइन करने वाले थे, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ सर्विस। उसमें ये बोला गया था कि ऑटोमन एम्पायर का जो नॉन टर्किश वाला इलाका है उसको हम लोग ले लेंगे, और टर्किश का जो इलाका है उस पर आप रूल करिए। और आपको पता होगा कि उस टाइम ऑटोमन एम्पायर को रूल करते थे खालिफ्स। ओके, कैलिफ्स जिसको कहते हैं, जो कि मुस्लिम बहुत बड़े धर्म गुरु थे। इनफैक्ट इनको पैगंबर भी बोला जाता है, इनको बोला जाता है कि ये भगवान के मैसेंजर थे। तो जब ये ऐसा किया गया कि ट्रीटी ऑफ सर्विस जो है ऑटोमन एम्पायर के साथ साइन कराई गई, तो ये बहुत तरह का इंसल्टिंग था मुस्लिम लोगों के लिए, बिकॉज आप समझ रहे हैं मुस्लिम धर्म गुरु का इंसल्ट किया जा रहा है, उनसे जो है लोकेशंस को छीना जा रहा है। उनको बोला गया था कि सिर्फ सिर्फ टर्की वाला जो इलाका है उसी के आप राजा होंगे, आपका अधिकार में होगा, रेस्ट आपके अंडर में नहीं होगा। तो ये चीज जो है मतलब कि काफी इंसल्टिंग थी ऑल ओवर द मुस्लिम्स के लिए। और आपको पता होगा कि ऑटोमन एम्पायर को जो है फाइनली ट्रीटी ऑफ सर्विस जो है वो लागू की गई, और पैलेस्टीन, सीरिया, लेबनान, इराक, इजिप्ट को जो है ये लोग एलाइड पावर्स अपने अंदर हथिया लेते हैं, ठीक है। इसी चीज के विरोध में इंडिया के अंदर 1919 में खिलाफत कमेटी को स्टैब्लिश किया गया था अली ब्रदर्स ने, जिनका नाम है मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे गांधी जी। गांधी जी ने कहा ये बहुत अच्छा मौका है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो आपका खिलाफत कमेटी है ये मिलके साथ में करे, इससे हिंदू मुस्लिम जो है एकता भी दिखाई देगी। तो ये जो खिलाफत मूवमेंट था ये थोड़ा सा हाई लेवल था बायकॉट मूवमेंट का, बिकॉज यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि हम लोग ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट करेंगे और सरकार को कॉपरेशन नहीं देंगे। तो काइंड ऑफ आप देख सकते हो कि ये बायकॉट मूवमेंट का एक लेवल, एक बड़ा स्टेप था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाम ही बता रहा है, नॉन कॉपरेशन का मतलब ये है कि हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे। तो ये जो मूवमेंट था ये अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी स्टार्ट हुआ था। और इसमें ये अच्छा इसकी डेट क्या है, इसकी डेट है 1 अगस्त, जस्ट इसकी डेट है 1 अगस्त 1920, ठीक है। इसमें ये बोला गया था कि हम लोग जो है गवर्नमेंट
के साथ नॉन कोऑपरेट करेंगे, हम उनके साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे, हम लोग काइंड ऑफ बायकॉट करेंगे गवर्नमेंट स्कूल का, कॉलेज का, लॉ कोर्ट्स का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, इनफैक्ट जो फॉरेन गुड्स है ना उनका भी। ठीक है, इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाइटल्स दिया है, अवार्ड्स दिया है, इसको भी हम लोग वापस कर देंगे। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि जब हम लोगों ने स्कूल और कॉलेज वगैरह को बायकॉट किया तो सरकार ने मतलब तो लोगों ने क्या किया, मतलब कि नेशनल लेवल का स्कूल जो है और ये सब यूनिवर्सिटीज जो है ये सब फॉर्म किया। आपको बता दिया जाए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई, बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ की स्थापना की गई, काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, बंगाल विद्यापीठ की स्थापना, एक्चुअली बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, और जामिया मिलिया जो दिल्ली में है ना, इसकी भी जो स्थापना है वो की गई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने अपनी लॉ की प्रैक्टिस को भी छोड़ दिया, जिसमें से स्पेशल नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसके बाद उनके फादर मोतीलाल नेहरू का, चित्तरंजन दास का, सरदार पटेल का एंड राजेंद्र प्रसाद का। इन सारे लोगों ने अपनी लॉ की प्रैक्टिस को क्विट कर दिया। ठीक है, और हुआ क्या, देखिए ये जो मीटिंग था ना, ये जो मतलब मूवमेंट था, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इनफैक्ट 1920 में दिसंबर के महीने में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई तो उन्होंने इसको अप्रूव किया, और साथ के साथ ये बोला कि अब से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अल्टीमेट गोल है वो सेल्फ गवर्नमेंट तो होगा ही होगा, बट वो होगा थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एंड मास स्ट्रगल। तो ये गांधी जी का सजेशन था। इससे क्या हुआ, बहुत से लोग जो है वो कांग्रेस के अंदर नाराज हो गए, वो चाहते तो थे कि सेल्फ गवर्नमेंट मिले, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ मास स्ट्रगल नहीं चाहते थे। इसकी वजह से जो आपको बता दूं मैं, मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन किया। इतना ही नहीं, एनी बेसेंट और आपके विपिंदर चंद्र पाल, इन तीनों ने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया। ठीक है, तो खैर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये सारी बातें हुई। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा था, लोगों ने ये कहा कि देखिए बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, और लोगों ने गांधी जी को फोर्स किया, लोगों ने गांधी जी को फोर्स किया कि आप एक काम करिए, आप सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट कर दीजिए। और लोग गांधी जी नहीं चाहते थे कि सीडीएम को स्टार्ट करें, बट लोगों का इतना प्रेशर था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। तो गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है स्टार्ट कर दिया बारदौली से। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी ये मूवमेंट स्टार्ट ही हुआ था कि 5 फरवरी को एक बहुत ही भयानक घटना हुई चौरी चौरा के अंदर। इस चौरी चौरा की घटना की वजह से गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ही नहीं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी वापस लेना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि चौरी चौरा इंसिडेंट के अंदर क्या हुआ था। चौरी चौरा जो है एक छोटा सा गांव है कोई गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये घटना होती है 1922 के अंदर। जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है ये आपका उस टाइम का यूनाइटेड प्रोविंस और इस टाइम का उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, होता क्या है, इसकी कहानी थोड़ी पुरानी है। जैसे कि आपको बता दिया जाए कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो 1 फरवरी को लॉन्च कर 1 फरवरी को गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर दिया था। ठीक है, तो होता क्या है कि और साथ के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी था। तो होता क्या है कि एक भगवान अहीर थे, वो ना इसी चौरी चौरा इलाके के थे। वो प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के अगेंस्ट फॉर हाई फूड प्राइसेस एंड लिकर सेल इन द मार्केट। और लोकल पीपल जो है वो भी इनके सपोर्ट में आ जाते हैं, तो वो लोग मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं। फिर जो लोकल पुलिस होती है वो इस प्रोटेस्ट को दबाना चाहती है, तो वो क्या करती है, जो लोकल लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट कर लेती है, और फिर उनको जो जो चौचरा पुलिस स्टेशन है उसके लॉकअप में डाल देती है। लोग जो है बहुत नाराज हो जाते हैं इस चीज से। ठीक है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम लोग तो बस प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब कि फूड प्राइसेस के वजह, मतलब फूड का दाम बढ़ा हुआ लेकर के वजह से, और फिर आप लोगों ने हमें जेल में क्यों डाल दिया। इस चीज से लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं 5 फरवरी को
अप्रोक्सीमेटली 1000 लोग जो है वो आके लोकल लिकर शॉप को शट करने लगते हैं। इससे क्या हो जाता है कि पुलिस जो है घबरा जाती है, वो फिर वार्निंग शॉट्स वगैरह हवा में चलाती है। इससे सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद जो इंडियन मतलब इंस्पेक्टर मतलब इंचार्ज थे, उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि ओपन फायर कर दो। ओपन फायर होता है, काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हुए रहते हैं और वो क्या करते हैं, चौरी चौरा का जो पुलिस स्टेशन था उसके ऊपर आग लगा देते हैं और इस पुलिस स्टेशन के अंदर 22 से लेके 23 जो पुलिसमैन हैं वो जिंदा जल के मर जाते हैं। इसके बाद चौरी चौरा के अंदर गवर्नमेंट मार्शल लॉ को इम्पोज कर देती है। इस घटना से दुखी होके 12 फरवरी 1992 को 1922 को गांधी जी आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी वापस ले लेते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी टिल 1922। इसके आगे का जो जो भी कुछ है, लाइक बारदौरी सत्याग्रह हो गया, सॉल्ट सत्याग्रह हो गया, डांडी मार्च हुआ, साइमन कमीशन हुआ, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। We'll meet in the next class and we'll discuss further. So don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. एंड हाँ, अन अकेडमी के ऑफर्स को भी अवेल करना मत भूलेगा। ऑन दिस नोट मैं रैप अप करती हूँ। एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।